बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। लास्ट वीडियो में हमने अनंत लंबाई के तार पर एक समान आवेश के कारण तीव्रता की गणना की थी, और आज हम देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, चादर का मतलब होता है परत, के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, तीव्रता देखेंगे। हमने वहाँ पे क्या किया था, लंबाई की बात की थी। लंबाई की जब आपने वहाँ बात की तो लैम्बडा लिया था। आज हम पृष्ठ की बात करेंगे, और पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा, इसका प्रयोग करेंगे। इतना सा ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी तीव्रता गणना करने के लिए इसको समझ लें, ये क्या चीज़ है। मेरे पास एक चादर है, चादर यानी परत है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, क्यू आवेश दे रखा है, और ये एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। ये आवेश क्या होंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। बस इसी के कारण मुझे किसी बिंदु पे तीव्रता की गणना भी करनी है, उसकी दिशा भी देखनी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे होंगे, ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकें और कुछ डेरिवेशन है उसका अभ्यास भी कर सकें। इससे आपको आनंद भी आएगा और आपका ज्ञान भी क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वैसे चित्र देख के आप सारी चीज़ें खुद ही लिख लें तो बेस्ट है कि चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की अचालक आवेशित परत प्रदर्शित है। ठीक है, क्या है, काफ़ी बड़ा सारा ये मेरे पास चादर है, परत है, जिसको दिया गया कुल आवेश कितना माना है हमने, क्यू माना है। कंप्लीट आवेश क्या माना हमने, क्यू माना है। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो परत को आवेश दिया जाता है वो क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया मैंने, सिग्मा मान लिया। ये आपका पहले निकाला हुआ है ना, या भूल गए आप। ये आपका चित्र निकाला हुआ है कि अगर एक क्षेत्रफल में आवेश क्यू है तो एक क्षेत्रफल में आवेश क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये अपने को पता है, तो सिग्मा का मान क्यू बटा ए हो जाएगा। ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करें, इसकी दिशा का निर्धारण कर लें कि दिशा किधर होगी। दिशा सेम वो का वही पैटर्न है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था तार की लंबाई के कारण। ठीक है, सेम वो का वही पैटर्न है। वहाँ पे आपने अल्पांश लंबाई का लिया था, यहाँ पे अल्पांश क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल का क्षेत्र का लेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा अपन इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम वो की वही चीज़ है। मध्य में मैंने क्या किया, एक केंद्र बिंदु ले रखा है ओ। ठीक है, ओ से ऊपर नीचे समान दूरी पे दो मैंने क्षेत्र ले लिए, अल्पांश क्षेत्र बोलूँगा। एक तो मैंने ले लिया A1 और A2। ठीक है, डेल A1 डेल A2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस O बिंदु से P बिंदु पे मुझे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, दिशा देखनी है। तो वही बात है, A2 के कारण तो क्षेत्र हो गया अपने पास E2, और A1 के कारण क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक है, दोनों दूरियां बराबर है, तो ये क्या होगा, अगर इसके मिलाऊंगा, इसके मध्य बिंदु से मिलाऊंगा तो कितने पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। क्लियर। वही बात अपने पास E1 की बात करें तो E1 का क्या करें, वियोजित घटक देख लें। एक तो होगा आपके पास E1 साइन थीटा लंबवत, और एक इधर से होगा E1 कोस थीटा क्षैतिज में। ठीक है, ये क्षैतिज तो इसका है, लेकिन परत के क्या है, लंबवत जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे E2 की बात करूं तो E2 साइन थीटा, और इधर से क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल आउट, क्योंकि विपरीत है, समान परिमाण है, तो कैंसिल हो जाएगा। बचा कि आपके पास E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में। इसका मतलब मेरा जो E आएगा उसकी दिशा भी क्या होगी, यही होगी, और यही होगी कि मतलब इस परत के क्या होगा, लंबवत होगा। वहाँ भी तार के लंबवत आया था, तो यहाँ क्या हो गया, चादर या परत के लंबवत आ गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप कॉपी में चित्र को देखते देखते लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा का प्रयोग करें तो जब सबसे अच्छा है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में आसानी से उतार सकते हैं। फाइनली हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ कि आवेशित परत के कारण तीव्रता की दिशा परत के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। पीछे सारी वही चीज़ें लिखी हुई है जो हमने एक शॉर्ट में बोला है। आप अपनी भाषा में लिख के आएंगे और अच्छा भी लगेगा आपको, और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो हमने ये देखा कि जो दिशा आ रही है वो दिशा क्या आ रही है, परत के लंबवत आ रही है। तार में भी क्या थी, तार के लंबवत आई थी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीव्रता की गणना करनी है, ई की गणना करनी है। ई की गणना करने के लिए मेरे को क्या करना है, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो मैंने यहाँ पे वापस से क्या किया, बेलनाकार ही मान लिया। आप चाहें तो घनाभ का भी मान सकते हैं, घनाभकार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में घनाभ का माना हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, जो कैसा है, बेलनाकार है, और कहाँ से गुजरता है, बिंदु P से गुजरता है, बिंदु P से गुजरता है। ध्यान देना,
समझ गए? ये तो मेरे पास परत है ना, और ये क्या है, गाउस पृष्ठ है। ठीक है, ये गाउस पृष्ठ है, तो अपने माइंड में थोड़ा सा सोचना भी इस चीज़ को। क्लियर यहाँ पे? अब देखो बच्चों, यहाँ पे वही कहानी है थीटा की, और कुछ नहीं है। थीटा की कहानी है कि थीटा किधर होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने पृष्ठ बना दिए, S1 हो गया, ये S2 हो गया, और अंदर अपने पास क्या हो गया, S3 हो गया। ये ले लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, S3 हो गया। इसका केंद्र बिंदु है अपने पास O। हमने क्या किया, केंद्र बिंदु ले लिया, और पूरे में आवेश कितना दे रखा है हमने, Q दे रखा है। पूरे में आवेश कितना दे रखा है, Q दे रखा है। ठीक है, अब आपको केवल यहाँ पे क्या करनी है, एंगल की गणना करनी है कि एंगल कैसा होगा। S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए हमें एंगल की गणना करनी है। इसकी लंबाई आप सुविधा से कुछ भी मान सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से केंद्र से अपन ने P की दूरी कितनी मानी, केंद्र से हमने P की दूरी कितनी मानी, तो हमने केंद्र से P की दूरी कितनी मानी, R। तो सीधी सी बात है, इधर भी क्या कर लूँ मैं, R ही ले लूँ। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 2R। और हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, इसका क्या मान लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्या मान लें, कैपिटल A मान लेते हैं। क्लियर, समझिए बात को। अब आपको क्या करना है, सेम वो का वही पैटर्न है पुराने वाले की तरह। फाई का जो सूत्र है आप जानते हो, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा क्यू क्या है, कुल आवेश है, क्यू के बराबर है। इसको क्या करेंगे, इस सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैंने आपको सिग्मा बताया ना, आपको सिग्मा बराबर क्या लिखा था अपन ने, ये बताया था आपको, ये सिग्मा होता है जो आवेश दिया जाता है और उसमें क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं। तो ये जो क्यू है, ये क्यू क्या है, सिग्मा क्यू के बराबर है। तो यहाँ से क्यू जो निकला है ये वाला सिग्मा ए के बराबर होगा। तो मैं समेशन क्यू बोलूँ ताकि दोनों सिग्मा में आपको अंतर समझ में आ जाए। तो समेशन क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए लिख दिया। कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि पुराना वाला पैटर्न ही काम में आ रहा है। थोड़ा सा चेंज होगा, अपना क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस समेशन क्यू का मान यहाँ पे रख देना है। समीकरण 1 में जो हमने फाई निकाला है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, वहाँ पे ये वैल्यू रख दूंगा। यानी ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, और जब ये वैल्यू उठाता हूँ तो मेरे पास ये फाई आता है। फाई बराबर क्या हो गया, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नोट। परीक्षा में अगर करते हैं तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी, फाई क्या है, ये सिग्मा क्या है, ए क्या है, और एप्सिलॉन नोट क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वाले सूत्र से आप ये भी जानते हैं डी फाई क्या होता है। डी फाई होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर ध्यान है ना आपको, जी हाँ, वही सदिश क्षेत्रफल है ना। और अच्छी तरह आपको याद है कि सदिश क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, डी फाई है, मुझे फाई लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। पृष्ठ का मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फाई बराबर लिख रखा है समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये खुलेगा भी, खुलेगा तो ई डी ए कोस थीटा होगा, थीटा की कहानी आएगी। मेन क्या होगी अपने पास, थीटा की कहानी आएगी। तो हमने पूरे पृष्ठों को S1 S2 S3 में लिखा है, और ये हमने क्या किया, ये रख दिया भाई साहब। पहले वाले का S1 ई डी ए कोस थीटा, S2 ई डी ए कोस थीटा, और S3 ई डी ए कोस थीटा ले रखा है हमने। ठीक है, अब इनके थीटा का मान सोचना है आपको। सब में क्या करना है, थीटा का मान देखना है। अब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है S1 और S2 ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है। S1 और S2 के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है क्या। चलिए चलते हैं चित्र में देखते हैं। यहाँ पे इस चित्र को देखो, तो इस चित्र में आपने ये देख लिया था कि जो ई वेक्टर है वो क्या है, इसके लंबवत दिशा में आ रही है ना। ई वेक्टर क्या है, इधर जा रही है, ये निकाल लिया था अपन ने वहाँ पे, है ना, पृष्ठ के, और ये ले रखा है। तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, ये ई वेक्टर है, पृष्ठ के लंबवत जा रही है, इसी के सहारे अपन ने रखा है। तो क्या होगा, तब क्या होगा कि जो आपका डी ए वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। डी ए वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे ये मानिए, ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, ये सीधी अगर आती है, इसको भेदती हुई आ रही है, तो ये तो ई वेक्टर हो गया, है ना। और इसी के, यानी इस गोल वाला है ना, इसी के लंबवत जो रेखा होती है वो क्या होता है, डी ए वेक्टर होता है, लंबवत होता है डी ए वेक्टर। तो कुल मिला के क्या हो गया, इस वाले पृष्ठ की बात करूँ, जो वर्ताकार पृष्ठ है, उस पे क्या होगा, डी ए और ई के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, दोनों एक दिशा में आ रहे हैं तो 0 डिग्री। तो ठीक है, दोनों के क्या हो गया, 0 डिग्री। लेकिन इस वक्र भाग की बात करूंगा तो ई तो यूँ आ रहा है, ई तो यूँ जा रहा है, लेकिन डी ए क्या है, ऊपर है, तो वहाँ पे कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये देखिए ये ई आ गया,
ये क्या हो गया, ई आ गया और ये डी ए आ गया। यहाँ तो 90 डिग्री का है, लेकिन इन दोनों पे क्या है, 0 डिग्री का है। तो थीटा इसके लिए 0 और थीटा इसके लिए भी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसके लिए थीटा कितना हो गया, इसके लिए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोस 90 का मान 0 और कोस 0 का मान 1 होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बस काम खत्म अपना। ये चीज़ अपने को क्या करनी है, यहाँ पे रख देनी है, ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। तो थीटा का मान 90 रखा, तो थीटा का मान 90 होने की वजह से इसका मान तो क्या हो गया, 0 हो गया। और ये 2 बच गए आपके पास, S1 और S2। इनमें भी क्या करें, इनको खोल के, ये डॉट प्रोडक्ट है अपने पास, इनमें भी अपन को क्या करना है, E डॉट डी ए और अपने को क्या कहते हैं, E डॉट डी ए को खोलना है। खोलोगे तो क्या आएगा, यही खोलोगे ना, E डॉट डी ए। जब मैं E डॉट डी ए को खोलूँगा तो E डी ए कोस थीटा आएगा, और यहाँ पे मुझे थीटा का मान क्या करना है, 0 रखना है। थीटा का मान क्या करना है, 0 रखना है। और जैसे ही मैं थीटा का मान 0 रखूँगा तो क्या होगा मेरे पास, E डॉट डी ए क्या बन जाएगा, E डी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, E डी ए बन जाएगा। E डॉट डी ए क्या होगा, E डी ए बन जाएगा। तो अब देखो, जब अपने पास E डी ए बन गया, E क्या है, कांस्टेंट है, E क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो दोनों का E हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। दोनों का E क्या किया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट है। तो फाइनली मेरे पास फाई का जो मान आ रहा है, फाई का मान क्या आ रहा है, देखिए फाई का मान हम सिंपली यूँ लिख सकते हैं, दोनों एक, हालांकि यहाँ पे मैंने अलग अलग दिखा रखा है, S1 और S2 क्यों दिखा रखा है, क्योंकि 2 अलग अलग पृष्ठ बता रहा हूँ। लेकिन दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वर्ताकार हैं, समान हैं, तो इसलिए दोनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, शुरू में हमने A माना था, शुरू में हमने क्या किया था, A माना था। तो दोनों की जगह A रख दोगे तो बच्चों ये बन जाएगा फाई बराबर EA प्लस EA। भाई ये भी EA हो गया, ये भी क्या हो गया, EA हो गया। तो EA प्लस EA कितना हो गया, 2EA हो गया। तो फाइनली मेरे पास फाई का मान कितना आ गया, 2EA आ गया। ठीक है, ये अपने पास फाई का मान आ गया। ये हो गया मेरा समीकरण 4, और मैंने फाई का मान समीकरण 3 पे भी रखा था, अगर ध्यान हो आपको तो। ये देखिए फाई बराबर मैंने ये बताया था क्या, सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था। ये मान क्या करें, दोनों को बराबर कर दें। भाई ये तो अपने पास क्या है, 4 है, और 3 में मैंने ये बता रखा है फाई बराबर सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को क्या करें, हम बराबर कर देंगे। तो इन दोनों को ये बराबर कर दिया, हो गया। अब बताओ हम क्या ज्ञात कर रहे थे, हमें ये तो पता होना चाहिए हम ज्ञात क्या कर रहे थे। तो हम E निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो इसको हल करके आप E तो निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना। बस इसको हल कर लीजिए, आपके पास क्या होगा, E आ जाएगा। तो देखते हैं इसको हल करने के बाद क्या आता है। तो हल करने के बाद ये आता है, कैसे आया, कैसे आया ये देखिए, A से 1 कट गया, मेरा कट गया। फिर यहाँ बचा मेरे पास सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E। इस 2 को भी इधर ले आता हूँ, तो जब मैं 2 को इधर लाता हूँ तो ये आ जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर E। ठीक है, इस तरह। तो मेरे पास फाइनली जो E का मान आया, ये आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये किस पे निर्भर कर रहा है, R आया क्या, R नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा E R पर निर्भर नहीं करता है। E क्या है, R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। E क्या है, यहाँ पे R पर निर्भर नहीं करता है। आपका E क्या है, सदिश रूप में है, तो आप इसको सदिश में दिखा सकते हैं। E वेक्टर बराबर, अब R होता तो R के, है ना, R यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपन ने क्या किया, एन कैप लगा दिया। ये क्या है, एकांक अभिलंब सदिश है। तो ये अपना क्या होगा, सदिश रूप में होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लास्ट में ज़रूर लिख के आना बच्चों कि E का मान R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, E का मान R पर निर्भर नहीं करता। E क्या है, R से पूर्णतः स्वतंत्र है। कहने का मतलब वो बिंदु आप कहीं पर भी लो, बिंदु क्या करें, कहीं पर लो, तीव्रता एक समान निकलेगी हर बिंदु पर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि आवेशित परत के कारण उसके आसपास के सभी बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या होता है, समान होता है। सभी भी क्या होता है, तीव्रता का मान समान होता है। समझ गए बात को। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे फिगर में कहीं पर भी बेलन का क्षेत्रफल नहीं निकाला। देखोगे आप, यहाँ पे भी A से 1 काट दिया मैंने, है ना, क्षेत्रफल नहीं निकाला। इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। सपोज कीजिए हमने क्या किया, उसके लिए इस घनाभ की आकृति ले ली, यानी हमने क्या, गाउस से पृष्ठ घनाभ मान लिया। अब क्या होता,
अगर ये लेते तो क्या होता, सेम वो की वो है, यहाँ पे क्या होता, 2 परतें हो जाती। मान लीजिए आपके पास ये तो क्या हो गया, एक S1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, S2 हो गया, ऐसे आपका इधर वाला S3, S4, पीछे S5 और सामने की ओर S6 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स की गणना करते हो ना, तो बस आपका S2 और S1 के लिए होता, बाकी के लिए सब क्या हो जाता, सबके लिए क्या हो जाता, 0 हो जाता। केवल हम क्या करते हैं, S2 की बात करते हैं, इसमें और इसकी होती, क्योंकि ये इसी से पास हो रहा है, बाकी से तो कहीं पास हो रहा ही नहीं है, इसी से पास हो रहा था। ना तो इस वाले प्रत का कोई लेना देना होता, ना पिछले का, ना ऊपर का, ना नीचे का, तो वहाँ पे क्या होता, बाकी सबका 0 आ जाता। बाकी सबका क्या होता, 0 आता। बाकी सबका 0 का मतलब S1 के लिए थीटा जो निकलता, S1 के लिए जो थीटा लेते हैं ना, तो उसमें S1 के लिए थीटा 0 आता, S2 के लिए थीटा 0 आता, और बाकी जो भी शेष थे S3, S4, S5 और S6, इन सब के लिए थीटा का मान कितना होता, 90 डिग्री आता। 90 डिग्री आता। भाई यही तो आएगा, यूँ जा रहा है तो इनको ही तो भेदता हुआ जाएगा, बाकी तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, ना तो ऊपर वाले को भेद पा रहा है, ना नीचे वाले को, ना इधर वाले को, ना उधर वाले को। समझ गए बात को। मान लो आप कमरे में हैं और हमने एक तीर चलाया दीवार से, तो जब वो तीर चलाया दीवार से तो क्या होगा, इस दीवार को छेद करता हुआ सामने वाली दीवार को तो छेद करेगा, सामने वाली दीवार को तो छेद करेगा, ना तो ऊपर को कर पाएगा, ना नीचे को, ना इधर वाले को, ना इधर वाले को। तो यहाँ पे आप घनाभ का लेके भी कर सकते हैं, और घनाभ का लेके भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। भाई दोनों परतों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो वहाँ पे भी ए से काम चल जाएगा। आप चाहें तो घनाभ से भी कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी घनाभ वाले से भी एक बार ज़रूर कर रखेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।